अस्सलाम वालेकुम। अ, इस वक्त हम जो है वो मॉडल पेपर जो है वो हम करने के लिए जा रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। मॉडल पेपर क्लास 10 कंप्यूटर्स के, वो फिज़िक्स के, और चेक करेंगे कि भाई क्या क्या मामला हैं, किस तरीके से। तो फिज़िक्स के अंदर हमारे पास मॉडल पेपर्स ये हैं। इसमें से एक एक करके देख लेते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, 2023 का है शायद ये। इसकी डिजिटल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है 2020 का। तो इसको भी देख लेते हैं, उधर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए भाई, इन ट्रांसवर्स वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ट्रांसवर्स वेव्स में, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे होती हैं? वाटर वेव्स होती हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म है कि मूविंग अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर। तो अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब क्या होता है? एक मिनट। अच्छा बेटे, तो हमारे पास ये था कि ट्रांसवर्स वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। वेव आगे प्रोपेगेट कर रही होती है और पार्टिकल्स अप एंड डाउन परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर होगा डी। आगे चलें। द रिपल टाइम, द फैक्टर्स विच चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के अंदर वो फैक्टर्स जो कि चेंज होते हैं, वो स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है, आप जानते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी चूंकि वाइब्रेटर पे डिपेंड करती है, लिहाजा ये चेंज नहीं होती। तो वाइब्रेटर जो होता है वो चूंकि तब्दील नहीं होता, एक ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये अनचेंज्ड होते हैं। ये चीज़ें तब्दील नहीं होती। बाकी वेवलेंथ जो होती है डेंसर के अंदर रिड्यूस हो जाती है, और स्पीड भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। दोनों चीज़ें रिड्यूस होती हैं। तो चेंज जो होगा वो 1 और 2 होगा। ठीक है, सी आंसर। हामिद इज प्लेइंग अ गिटार। गिटार बजा रहा है हामिद। स्टॉप प्लेइंग। द वाइब्रेशन ऑफ इट स्ट्रिंग ग्रेजुअली डिक्रीज। जब ये बजाना बंद करता है तो ग्रेजुअली उसकी वाइब्रेशन जो होती है, जो वाइब्रेट कर रहा होता है स्ट्रिंग, वो डिक्रीज होता चला। जब वाइब्रेशन डिक्रीज होगी तो बताइए, वाइब्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि पहले ये स्ट्रिंग था, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा था तो पहले ये स्ट्रिंग ऊपर आता था, ये स्ट्रिंग नीचे जाता था, यानी कि यही ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन रिड्यूस होने का मतलब क्या है? कि नेक्स्ट टाइम वाइब्रेशन और कम हुई, ऐसे हो गई, और आखिर में बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो ये बताइए, जब ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था तो साउंड जो थी वो लाउडर थी। साउंड क्या थी? लाउडर थी, ऊंची थी, वॉल्यूम हाई था। और लाउडर होने का मतलब क्या है? कि इसका एम्पलीट्यूड जो था वो भी क्या था? ज़्यादा था। देखिए, एम्पलीट्यूड अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्ले था। लेकिन जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम होता गया तो एम्पलीट्यूड कम होने से लाउडनेस कम होती चली गई और आखिर में जीरो हो गई। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, ये चीज़ ठीक है। चेंज ऑफ फेज जो होता है वो रिफ्लेक्शन पे होता है, ये याद रखें। जब वेव्स आपस में रिफ्लेक्ट कर रही होंगी तब चेंज ऑफ फेज। फ्रीक्वेंसी के डिक्रीज होने का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटर पे डिपेंड करता है। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? कि अगर दो सुर हैं, एक सा है, एक रे है, तो सा का सुर रे के मुकाबले में ये ऊपर होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में कम होगी। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। चलो भाई, असल में समोसा आ चुका है, ब्रेक का टाइम है, तो समोसा भी इंजॉय हो रहा है। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी जो है ना, सा के ऊपर ज्यादा होगी, रे पे क्या हो जाएगी? कम। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं? चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो डिक्रीज होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड। तो इसका ओनली टू आंसर। अब ये कह रहे हैं
फोर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एक्स1 x2 x3 x4, चार ऑब्जेक्ट साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बताइए इसमें लाउडेस्ट साउंड किसकी होगी? लाउडनेस जो होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए उस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउड है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा। तो अब मल्टीप्लाई करके 5 4 का क्या आता है 20, 6 4 का 24, 10 1 का और 10 5 का 50। तो इसका मतलब क्या है कि लाउडेस्ट लाउडेस्ट साउंड जो होगी वो हमें 4 में मिलेगी। अच्छा, if the intensity of source is 10 is power minus 9, भाई अच्छा खैर बहुत उम्दा समोसा है। खैर लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो 10 is power minus 9 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एक ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये आई दे रहा है आपको। फेंटेस्ट ऑडिबल जो है वो 10 से माइनस 12 है। तो आप याद करें कि जो इंटेंसिटी लेवल डेल्टा एल होता था वो बराबर होता था 10 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, ये होता था फॉर्मूला। तो बताइए 10 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम आई जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी, और ये आई नॉट की वैल्यू 10 -9, तो ये 10 -12। तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो लॉग ऑफ जो जाएगा 10 की पावर 3, ये 12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, पावर ज़्यादा होंगी, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ये पीछे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम इस 3 को क्या कर देगा बैक साइड पे ले आएगा, खुद लॉग अप्लाई हो जाएगा 10 पे, लॉग ऑफ 10 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया 30। तो 30 डेसिबल जो होगा ये इसका आंसर सही। एक ऑब्जेक्ट है, 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो फोकल लेंथ आपने बताया, ये आपके पास पी हो जाएगा। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है, मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर रिफ्रैक्शन तो करता ही नहीं है, तो ये वर्चुअल होगी, इससे ये चीज समझ में आ रही। अच्छा, तो आपके पास एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट आ गया, पी और क्यू। आपने क्या करनी है, फोकल लेंथ बतानी है, एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 6 माइनस 6 प्लस 12। अब मामला ये है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है लिहाजा डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो मुझे इस क्यू को क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव। तो पी 12 है, क्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये क्या होगा 6 माइनस में आएगा, और ये 12, तो ये हो जाएगा 12 -12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -12 आंसर। -12 का मतलब क्या है, 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव जो होगा वो इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है भाई। पी चूंकि वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रही है लिहाजा डिस्टेंस 6 जो होगा
क्यू जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसको हम नेगेटिव लेंगे, -6। जो यहाँ -6 रखोगे नेगेटिव बाहर आ जाएगा, -6 + 12 तो ये 12 सेंटीमीटर। द रे ऑफ लाइट एंटर्स इन द रेयर डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स डायरेक्शन रेयर से टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब एक लाइट ऐसी है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, यानी कि यूं करके ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इससे पैरेलल, इस आफ्टर टाइम passes through the focus, passes through the passes through the principal focus। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से तो नहीं गुजर सकेगी, पास ओनली टू। डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, यानी कि एफ और ओ के दरमियान, एफ और ओ, क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है ना, इसके अंदर इमेज क्या बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए और मैग्नीफाइड होनी चाहिए। तो बताइए, जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस होगा वो मैग्नीफाइड, वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, जब आप फोकस के अंदर हो, तो यू विल बी इन बिटवीन एफ एंड ओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द वाटर फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, 45। देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है एंड 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अब बताइए, ये वाटर है और ये एयर है, तो यहाँ पे जब ये टकरा रही है तो टकराने के बाद ये कहाँ चली जाती है, एयर में। और ये कह रहे हैं कि अगर ये एंगल 45 डिग्री हो, एंगल आई, तो यहाँ का जो एंगल आर बन रहा होगा ये कितना हो, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, साइन आर अपॉन साइन आई लिखते हैं, ठीक है। ये कब का है, जब आप डेंसर से रेयर में, यही है ना, लाइट इज एंटरिंग इनटू वाटर फ्रॉम, अच्छा नहीं ये तो उल्टा है, इनटू वाटर फ्रॉम एयर, वाटर से एयर में आ रही है, तो ये हम गलत बना। ये हमारे पास कैसे होगा, ये पानी है, एयर से वाटर में एंटर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा गया। आप बताएं, अगर आप रेयरर से डेंसर में जा रहे होते हैं तो फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये ईटा की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया गया, 1.33 लिख लेंगे इधर, साइन आई, आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, और साइन ऑफ आर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हम साइन आर ऊपर ले जाएंगे और ये वाला साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.33। अब साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे इन्हें गिवन करनी चाहिए थी, मेंशन होनी चाहिए थी 45, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए किसी हद तक। तो देखिए, मैं अगर वैल्यूज लिखता हूँ 45 और साइन, तो ये आई वैल्यू साइन 45 की वैल्यू, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.33 से, क्या आंसर आया, 0.53। कितना आया भाई आंसर, 0.53, यानी कि साइन ऑफ आर जो है वो बराबर आ गया है पॉइंट। तो आर, अगर रिफ्रैक्टिव एंगल ये वाला एंगल निकालना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.53 आता है। जब आप साइन इनवर्स ऑफ 0.53 करेंगे तो आपके पास देखिए ये है, इसका आप इन्वर्स कर लें सेकेंड,
ये साइन इन वर्सेस फंक्शन 32.11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32.1। तो देखो 32.1 दिया होगा ये। अब मसला ये है कि ये वैल्यूज जो थी ना इन एंगल्स के ऊपर, साइन की वैल्यूज आपको टेबल में यहाँ पे गिवन होनी चाहिए, उन्होंने दी नहीं है। तो या तो आप किसी से टेबल लेके इसको इसका सोल्यूशन करेंगे, और उसके अलावा नहीं होगा, टेबल आपको। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर, जब किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया जाता है 2f से पहले, ये ऐसे था, ये f है और ये 2f है। बियॉन्ड 2f मतलब क्या आप देंगे? तो बताएं, आपकी इमेज जो बनती है वो f और 2f के दरमियान में बनेगी, हम क्लोजर टू द मिरर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके बन पाएगी यहाँ कहीं। द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। तो f और 2f के दरमियान में, जब बियॉन्ड 2f होता है तो f, और जब f और 2f के दरमियान में होता है तो बियॉन्ड 2f बनती है। तो इसका आंसर जो होगा सिंपल सा क्या होगा? डी। When a glass rod is rubbed की जाए with a piece of silk, cloth and then charge distribution on them will be, glass rod के ऊपर कौन सा है? जब ग्लास रॉड रब करते हैं तो ग्लास रॉड जो होती है वो चार्जेस को रिलीज कर देती है, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली हो जाएगी। उसके अगेंस्ट सेल के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या आंसर क्या होना चाहिए? कूलम फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 18। दो चार्जेस हैं आइडेंटिकल है, यानी कि F इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स कितने न्यूटन आ रही है? 80 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, अगर मैं चार्ज के दरमियान, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये 80 न्यूटन आ रही है, इसको फोर्स एफ ही रखें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल, अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या कर दूं? डबल कर दूं, तो फोर्स कितनी होगी? ये बताइए। क्यू क्यू अपॉन, इसको डबल करने का मतलब क्या है कि ये 2r का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/4 हो गया ये। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 के रिलेटिवली, यानी कि 1/4 हो जाएगी। फोर्स क्या हो जानी चाहिए? 1/4 हो जानी चाहिए। तो 1/4 हो जाने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स 80 है तो 1/4 का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो कितने न्यूटन आ जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपके पास 20। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो हम ये देख रहे थे कि ये हमारा हो गया 20 न्यूटन। द कॉस्ट जो है, कॉस्ट बता रहे हैं कि 12 रुपीज़ पर किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर जो है वो 12 रुपए का। अब अगर हमारे पास 100 वॉट लाइट बल्ब ग्लो फॉर 8 आवर्स, आठ, एक 100 वॉट का बल्ब 8 घंटे तक चलता है, देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर डे, एक दिन में कितना हो? सबसे पहले ये समझो कि एक दिन के अंदर, पर डे, दिन के अंदर जो आवर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 24 आवर्स। जो पावर दी गई है वॉट में वो कितनी है? 100 है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले आप पावर लिखते हैं, जो भी पावर आती है टोटल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके टाइम से। तो ये टाइम किस में होता है? आवर्स में। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से? 1000 से। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो किलो वाट। लाइक यहाँ पे पावर कितनी दी गई है? 100। कितनी देर तक चला है? 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटे। तो पर डे 1 घंटे, तो आपने 8 आवर्स लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो ये किलो वाट आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 4 8 और 2 5 10। आंसर आ जाएगा 4/5 किलो
वॉट आर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो हो जाएगा। देखिए ये 1000 से डिवाइड किया तो किलो हो गया, पावर हो गई वॉट और टाइम हो गया आवर्स। तो ये आपके पास एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। अब ये इतने किलोवाट आवर आ जाने मतलब क्या है कि आपने कितने, क्या रेट आ रहा है, 12 रुपीज पर किलोवाट। तो अमाउंट जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल अमाउंट, अमाउंट आ जाएगा किसको, 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, 4/5 यूनिट्स। तो 448 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको 9.6 आंसर। ठीक है ना। द अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्ट, अर्थ वायर जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, अर्थ वायर फ्यूज से तो नहीं कनेक्ट होगा, फ्यूज से तो लाइव कनेक्ट होगा। अर्थ वायर हमेशा क्या होता है, मेटालिक केस से कनेक्ट होता है यार, स्विच बटन के अंदर भी लाइव वायर, प्लास्टिक का हैंडल मेटालिक केस या मेटालिक बॉडी से कनेक्ट होता है। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, बी। कन्वेंशनल करंट क्या पॉजिटिव ओनली होता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल करंट एक्सेप्ट, इसमें स्थान डिफरेंस कन्वेंशन एक्सेप्ट क्या होगा, यानी कि कौन से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल ना हो। अभी बताइए कि इट इज कॉल्ड करंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये बात ठीक है कि ये करंट कहलाता है कन्वेंशनल, और ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है एक्चुअल करंट। मेजर्ड इन एम्पेयर, इसको एम्पेयर में मेजर किया जाता है कन्वेंशन, लेकिन मेजर्ड इन वॉट ये तो गलत हो गया। ठीक है, दोनों को एम्पेयर में मेजर करेंगे। फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव, कन्वेंशनल के लिए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और नॉन कन्वेंशनल नेगेटिव मतलब क्या है, ये माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, ए पॉजिटिव ओनली, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव ओनली कहलाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते। यानी कि आप नॉन कन्वेंशनल को देखें तो वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और उसी को आप कन्वेंशनल बना देते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो असल में ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो आपके पास क्या है कि इट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर एंड इट इज़ मेजर्ड इन वॉट। तो ये रॉन्ग आपके पास। द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वोल्टेज और करंट सोर्स फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। path in which बंद कर दो सारे, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज और करंट फ्लो इज कॉल्ड, वो पाथ जहां से वो फ्लो करता है वो सर्किट कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। भाई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए क्या चीज ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बताइए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कहां पर होता है, टर्मिनल पे, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनसाइड होती है बैटरी, इनसाइड बैटरी। उसमें से क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बताओ जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इनसाइड द बैटरी ये भी ड्रॉप करेगा, और टर्मिनल में पोटेंशियल, भाई रेजिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, तो ये तो गलत हो गया, इंडिपेंडेंट से नहीं डिपेंडेंट। दे आर मेजर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, ये मेजर किए जाते हैं इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बताइए अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर मुझे मेजर करना है तो अक्रॉस द टर्मिनल यानी कि इन बिटवीन 2 पॉइंट्स हम मेजर करते हैं। तो ये बात किसी हद तक हमें समझ में आती है। 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट्स, और ये भी वोल्ट्स में ही मेजर किया था, ओम्स तो रेजिस्टेंस होती है इसमें गलत हो जाएगा। पोटेंशियल डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट वेयर एज ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, जबकि ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। भाई बताइए पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किटरी के अंदर बाहर निकलता है तो भी उस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको ड्रॉ कराया जाता है, लेकिन अमूमन दोनों चीजें जब जब सर्किट से निकल रहा है तो वो भी कांस्टेंट होगा, और टर्मिनल पे पहुंच रहा है तो ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हुआ,
ये भी रॉन्ग हुआ और ये भी wrong हुआ। तो सही आपके पास क्या होगा, मेजर बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा अच्छा, खैर ना, इसको हम एक दफ़ा और वेरीफाई कर लेंगे, इस क्वेश्चन को, या चलो कर लेते हैं इसको। एक मिनट, कंट्रोल सी। एक मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इसके थ्रू से जज कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इसको दे रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास आया है, ऑप्शंस आ गए हैं ये। इसको देखते हैं कि ये क्या आंसर है। अच्छा जी, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक सर्किट के अंदर कांस्टेंट रहेगा। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए, हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनल के अक्रॉस होता है, जबकि इनसाइड द बैटरी जो होती है वो ईएमएफ होता है। तो बताइए, अगर मैंने एक बैटरी यहाँ पे लगा दी और बैटरी से ये सर्किट जोड़ा और ये रजिस्टर लगा, अब यहाँ पे वोल्टेज वी आएगा, जबकि इनसाइड द बैटरी आपके पास क्या चीज़ मौजूद होगी, ईएमएफ मौजूद होगी। तो अब ये बताइए कि मैं सर्किट कोई सभी यहाँ पे कनेक्ट करूँ, टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा ईएमएफ वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बाहर की रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस कोई सी भी लगाऊंगा ये इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या आएगा, ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं रहेगा टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस आर के ऊपर। आर में वेरी करता जाऊंगा तो ये चेंज, लेकिन आर के वेरी करने से, चेंज करने से इसका ईएमएफ का जो पोटेंशियल होगा वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रही होगी उसके ऊपर, तो ये हम देखें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर जो हमने चेक किया है उसके अंदर ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस
PD जो होगा that depends upon the resistance, so it do not remains constant, whereas EMF जो होता है वो internal resistance के ऊपर डिपेंड करता है, लिहाजा वो external resistance के ऊपर, तो that remains the same or constant, कि internal resistance constant रहती है। तो आपके पास आंसर जो होगा वो यहाँ पर D। which of the following remains constant in parallel combination of resistance, कौन सी चीज ऐसी है जो कि पैरेलल के अंदर कांस्टेंट रहती है? तो बताइए, जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग, एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ऊपर जाते हुए करंट की, उसकी स्ट्रेंथ इज वीकर नियर कंडक्टर के करीब तो स्ट्रॉन्गर होगी, दूर जाएंगे तो वीक होती जाएगी, तो ये गलत होगी। स्ट्रॉन्गर नियर द कंडक्टर, यस। नेग्लिजिबल नियर द कंडक्टर, वेरीज अनप्रिडिक्टेबली, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अगर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, नॉर्थ और साउथ के दरमियान इसमें करंट पास कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो कब होगी? भाई देखिए, जब मैं करंट भी पास कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में भी रखा हुआ है, तो फोर्स जीरो उसी वक्त होगी जब मैं इसको परपेंडिकुलरली वर्टिकल प्लेस ना करूँ। यानी कि इफ वी प्लेस दिस कंडक्टर परपेंडिकुलरली, ये जो कंडक्टर मैंने ऐसे रखा है, मैं कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने प्लेस कर दिया, तो बताइए दोनों के दरमियान एंगल जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जीरो। सिर्फ तभी आपके पास फोर्सेस विल बी जीरो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जब करंट यू रखोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो पैरेलल टू द फील्ड हो जाए, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर गलत, इसमें तो मैक्सिमम फोर्स आएगी। फोर्स क्या आएगी इसमें? मैक्सिमम आएगी। एंगल 30 और ये नहीं होगा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थम्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थम्स थ्रस्ट होता है, थम जो होता है ये THRUST, तो TH जो है वो थ्रस्ट से थम को आप याद रखें, तो फोर्स हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा एक्सेप्ट, और भी होता है, नॉट भी होता है, एंड ये चूंकि नॉट ऑफ एंड है तो इस वजह से हम इसे कहेंगे इट इज नॉट अ बेसिक, ये बेसिक ऑपरेशन नहीं, तो इसका आंसर डी है। टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, रोजाना टेक्नोलॉजी रोज के उस पर बढ़ती चली जा रही है। नाउ लैपटॉप्स मॉडल्स आर लाइट इन वेट, हल्के हो गए हैं, स्मॉल इन साइज और छोटे होते चले गए हैं, लेस इन पावर कंजम्पशन अवेलेबल इन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर यूज्ड टू मेक इट पॉसिबल एक्सेप्ट, बताइए आईटी की वो कौन सी चीज है जिसने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया? एक्सेप्ट, आप बताइए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसमें से वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को? अब मसलन देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पीड अप कर दिया, रीड ओनली मेमोरी, वर्ल्ड वाइड वेब, और आइए बताइए टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग, तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बात कर रहा है ये हार्डवेयर की, डे बाय डे, क्योंकि लैपटॉप जो है वो लाइटर होता चला जा रहा है, हल्का हो रहा है, स्मॉलर छोटा होता जा रहा है, स्पीड पावर कंजम्पशन कम होती जा रही है। तो अब ये बताइए कि ये तमाम चीजें, अब हार्ड ड्राइव जो है, उससे पहले हार्ड ड्राइव्स बहुत बड़ी होती थी, अब छोटी होने लगी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो स्मॉल इन साइज आने लगी, ह्यूज स्पेस वाली, तो इसका मतलब क्या है, इसने सपोर्ट किया है लैपटॉप्स वगैरह को। अब रीड ओनली मेमोरी, रैम्स वगैरह जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर रैम जो है वो छोटे से हिस्से में ज्यादा मेमोरी और फास्ट स्पीड के ऊपर आ गई, रैंडम एक्सेस कोई एक्सेस करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम चीजें इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन अटेन करने का जरिया है, इसका हार्डवेयर से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, तो इसका आंसर भी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द सर्च इंजन्स एक्सेप्ट, बताइए बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी है, गूगल भी सर्च इंजन है, क्रूम जो है, ये जो क्रूम है ये आपके पास वेब ब्राउजर है, जिस तरीके से जिस तरीके से आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है वैसे ही क्रूम भी ब्राउजर है, फायरफॉक्स है और मुख्तलिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, का हिस्सा क्या चीज नहीं होती? नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम गन होती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, फ्लोरोसेंट, ये सारी होती है, क्या चीज नहीं होती? वो आर्मेचर, जो कि आपके पास आर्मेचर जो होता है वो
ये मोटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है, मोटर या एसी जनरेटर। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल, इसने कहा था मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सेंटर चार्ज concentrated at the center। ये इसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस into a fixed orbit। तो पॉजिटिव चार्जेस एटम के कहाँ होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियस। तो ये सही है, इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होता है। ऑर्बिटिंग एटम्स ये तो गलत हो जाएगा, तो ये पहले वाला ही जो है वो दुरुस्त है। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करता हूँ, एलिमेंट कैन बी डिफाइंड बाय देयर। अगर मैं किसी एलिमेंट का आइसोटोप देखता हूँ, तो आइसोटोप के अंदर मैं इनके न्यूट्रॉन नंबर्स जो होते हैं, इनके जरिए मैं क्या करता हूँ, उसको जज करता हूँ। तो मैथ नंबर से जज करना मेरे लिए क्या होगा? अब मैथ नंबर के अंदर असल में जो बिल्डअप होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? न्यूट्रॉन। चार्ज नंबर से तो पता ही नहीं चलेगा। मैथ नंबर अब देखें, ओनली 3 यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर। आइसोटोप है या नहीं, आप उसको मैथ नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, जज करेंगे। देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन का मास नंबर हो गया 12। अब अगर एक और कार्बन है और इसका मास नंबर 13 हो गया है, तो जो चेंज हो गया ना मास नंबर, तो इससे आप आइडेंटिफाई करें। ये बात समझ में आती है कि न्यूट्रॉन एडअप हुआ है तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसके या तो मैं इसका मास नंबर आइडेंटिफाई कर लूँ, या नंबर ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालता हूँ तो यहाँ पे निकलेंगे 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे क्या? 7। तो इसका मतलब क्या है कि ये जज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन नंबर एज वेल एज देयर मास। तो आप ये न्यूट्रॉन और मास नंबर ये दोनों ही आंसर, तो 1 एंड 3 आएगा सी। गैमा रेज हैव पेनिट्रेशन पावर, गैमा की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि लाइटर होती हैं, फोटॉन्स होते हैं फास्ट मूविंग। तो मोर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, दोनों से। If a radioactive half-life 60 seconds, then the quantity of isotopes after 120 seconds will be। अगर 60 सेकंड है तो पहला जो 60 सेकंड गुजरा होगा उसमें सैंपल जो m था वो क्या रह गया? हाफ रह गया। और अगले 60 सेकंड्स में, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने बने? 120 सेकंड्स। ये हाफ का भी क्या रह गया? हाफ। तो ये 1/4 रह जाएगा। 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 इज योर। ये मॉडल पेपर आपके पास क्या हो गया 2020 का। ठीक है, इसको यहाँ पे